नमस्कार। अच्छा, अब क्या कभी सोचा है कि हमारे इतिहास का मतलब पूरे मानव इतिहास का 99% हिस्सा एक ऐसे जमाने का है जिसके बारे में एक भी लिखी हुई किताब नहीं मिलती। कमाल की बातें हैं ना। तो आज हम सब मिलकर प्राचीन भारत की इसी लाखों साल लंबी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो हमें दिखाएगा कि कैसे कैसे हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहकों से दुनिया के पहले प्लान्ड सिटीज बनाने तक पहुंचे और फिर कैसे विशाल साम्राज्यों ने यहाँ जन्म लिया। तो देखिए, आज की हमारी ये पूरी बातचीत एक सफर की तरह होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इतिहासकार आखिर वो अतीत के राज खोलते कैसे हैं। फिर हम इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत में चलेंगे, सिंधु घाटी में बनी पहली शहरी क्रांति को देखेंगे और फिर मगध जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने की कहानी जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे भारत अलग अलग संस्कृतियों के मिलने की एक खास जगह बना और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस प्राचीन विरासत की गूंज आज भी हमारी जिंदगी में कैसे सुनाई देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक जासूस की तरह सोचने से। मतलब जब कोई चश्मदीद गवाह ही ना हो तो हम हजारों साल पुरानी कहानी को जानते कैसे हैं? जवाब छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। अब हम देखेंगे कि इतिहासकार कैसे इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। इसका सीधा सा जवाब है वो सुराग जो जमीन के नीचे दबे हैं। पत्थर के औजारों से लेकर मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों तक हर चीज की अपनी एक कहानी है। और जो पुरातत्वविद और इतिहासकार होते हैं ना, वो इन खामोश चीजों को आवाज देना सीखते हैं और हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं जो शायद हमेशा के लिए खो चुकी थी। तो इतिहासकारों के पास अतीत को समझने के दो मेन सोर्सेज हैं। एक तो है नाजुक पांडुलिपियां जो ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में मिलने वाले भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती थी। इनमें उस जमाने का ज्ञान, साहित्य, धार्मिक ग्रंथ सब कुछ है, लेकिन ये बहुत नाजुक होती थीं और समय की मार से बहुत कम ही बच पाईं। और दूसरी तरफ हैं शिलालेख जो पत्थर या धातु पर उकेरे गए। ये राजाओं के आदेश, उनकी जीत और उनके दान की कहानियां बताते हैं। ये बहुत मजबूत थे, ऐसा लगता है जैसे इतिहास में अपनी छाप छोड़ने के लिए ही बनाए गए हों। लेकिन जहां शब्द खामोश हो जाते हैं ना, वहां चीजें बोलना शुरू करती हैं। और यहीं पर काम आता है पुरातत्वविदों का। वो जमीन की खुदाई करके अतीत को बाहर निकालते हैं। पुराने खंडर, कंकाल, मिट्टी के बर्तन और औजार ये सब हमें बताते हैं कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। ये तो मानो इतिहास को सीधे महसूस करने जैसा है। वैसे इस विशाल धरती को कई नामों से बुलाया गया है और हर नाम के पीछे एक कहानी है। इंडिया शब्द हमें सिंधु नदी यानी इंडस तक ले जाता है। करीब 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी यहाँ आए तो उन्होंने इस नदी के पार की जमीन को इंडिया कहा। भारत नाम का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसका संबंध एक शक्तिशाली कबीले भरत से है। वहीं जो चीनी यात्री ज्ञान की तलाश में यहाँ आए, उन्होंने इसे यिंतु कहा। ये नाम सिर्फ भूगोल नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि इस जमीन के साथ दुनिया के रिश्ते कैसे बदलते रहे। अब चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ना कोई शहर था, ना गांव और ना ही खेती थी। हम मानव इतिहास के सबसे लंबे चैप्टर यानी पाषाण युग की पड़ताल करने जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर का जमाना 20 लाख साल से लेकर करीब 12,000 साल पहले तक चला। ये हमारी पूरी इंसानी कहानी का 99% हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि खेती, शहर, साम्राज्य, लिखना पढ़ना, ये सब कुछ जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, वो तो बस आखिरी 1% में हुआ है। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है ना? तो हमारे ये शुरुआती पूर्वज एक जगह टिकते क्यों नहीं थे? वे खानाबदोश थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बस यूं ही कहीं भी घूम रहे थे। सोचकर देखिए, अगर आप एक जगह के सारे फल और जानवर खा लेंगे तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका शिकार यानी जानवरों के झुंड चारे की तलाश में कहीं और निकल गए तो आपको भी उनके पीछे पीछे जाना होगा। अलग अलग मौसम में अलग अलग फल उगते थे और सबसे जरूरी, पानी की तलाश उन्हें हमेशा चलायमान रखती थी। ये असल में जिंदा रहने के लिए एक लगातार चलने वाला सफर था। इस युग की टेक्नोलॉजी उनके औजारों में दिखती है जो उनके आसपास मौजूद चीजों से ही बने थे। लकड़ी और हड्डियों के औजार भी रहे होंगे, पर वो तो समय के साथ गल गए। जो चीज बची वो है पत्थर, और पत्थर के यही औजार आज हमें उस युग की कहानी बताते हैं। ये उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे।
मांस काटने से लेकर पेड़ की छाल उतारने और शिकार करने तक सब कुछ इसी से होता था। पूरे भारत में फैली ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें उस जमाने में सीधे झांकने का एक मौका देती हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में हमें उनके बनाए कमाल के रॉक पेंटिंग्स मिलते हैं जो उनकी जिंदगी और शिकार को दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में मिली राख इस बात का पक्का सबूत है कि वे आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे, और ये एक ऐसी खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलना ये दिखाता है कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे बल्कि गहने जैसी चीजें भी बना रहे थे। और फिर करीब 12,000 साल पहले दुनिया बदल गई। आइस एज खत्म हुआ और धरती गर्म होने लगी। इस बड़े क्लाइमेट चेंज ने एक क्रांति को जन्म दिया। बर्फ पिघली, बड़े बड़े घास के मैदान फैले और हिरण, भेड़, बकरी जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसने इंसान के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। मौसम में इस बदलाव ने ही मानव इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के लिए स्टेज तैयार किया। शिकार और खाना जमा करने की अनिश्चित जिंदगी से खेती और एक जगह बस कर रहने की ओर एक क्रांतिकारी छलांग। नवपाषाण काल यानी नया पत्थर का युग अपने साथ इनोवेशन की एक लहर लेकर आया। खेती की शुरुआत का मतलब था कि अब खाने की तलाश में भटकना जरूरी नहीं रहा, जिससे पहले स्थायी गांव बसे। जब अनाज ज्यादा होने लगा तो उसे स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। और मजे की बात यह है कि पहिए का पहला इस्तेमाल बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक के तौर पर हुआ। बाद में जाकर इसने ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला। इन जगहों से मिले सबूत हमें इस नई लाइफस्टाइल की एक झलक देते हैं। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़ शायद दुनिया के सबसे शुरुआती गांवों में से एक है, जहां गेहूं, जौ और तौर कपास उगाने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डे हवा हमें चावल की खेती की कहानी बताता है, और कश्मीर के बुर्ज़हुम की कहानी तो और भी अनोखी है। वहां लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढों में घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। जरा सोचिए, उनके घरों में अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के लिए चूल्हे हुआ करते थे। खेती से आया अतिरिक्त खाना और उस अतिरिक्त खाने से बड़ी आबादी का पेट भरना मुमकिन हुआ। और इसी मजबूत नींव पर सिंधु नदी के किनारे दुनिया के पहले प्लान्ड शहरों का उदय हुआ। ये सिर्फ बड़े बड़े गांव नहीं थे, बल्कि ये प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में ग्रिड पैटर्न पे बनी सड़कें, ढकी हुई नालियां और लगभग हर घर में बाथरूम थे। इनमें से कई शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते थे, जहां शायद शासक वर्ग रहता था, और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड था। उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एक पहेली है, और वो पहेली छिपी है उनकी लिपि में। ये जो चित्र जैसे अक्षर हैं, ये क्या कहते हैं? उनके राजा कौन थे? उनका धर्म क्या था? इन सभी सवालों के जवाब उन मोहरों पर बंद हैं, जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, इतिहास की कितनी ही किताबें शायद हमें दोबारा लिखनी पड़े। सिंधु शहरों के रहस्यमयी तरीके से खत्म होने के करीब 1000 साल बाद भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की एक नई और बहुत शक्तिशाली लहर उठी। इस बार इसका सेंटर सिंधु नदी नहीं, बल्कि उपजाऊ गंगा के मैदान थे। लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों के आने से जंगलों को साफ करना और खेती करना बहुत आसान हो गया। इससे गंगा के मैदानों में बड़ी बड़ी बस्तियां बसने लगीं, जो धीरे धीरे बड़े राज्यों में बदल गईं। इन्हीं को महाजनपद कहा जाने लगा। इन 16 महाजनपदों के बीच पावर के लिए एक लंबा स्ट्रगल चला, और आखिर में एक राज्य सबसे ताकतवर बनकर उभरा, मगध। इसकी कामयाबी का राज क्या था? एक तो उपजाऊ जमीन, लोहे की खदानें और गंगा जैसी नदियों के जरिए व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल। इन सब चीजों ने मिलकर मगध को भारत का पहला महान साम्राज्य बनने की नींव दी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना सिर्फ तलवार के दम पर नहीं हुई थी। इसके पीछे एक बहुत तेज राजनीतिक दिमाग भी था। ये दिमाग था कौटिल्य का, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और उनकी सारी रणनीतियां अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में लिखी हुई हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि राज कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल करना है और जासूसी कैसे करनी है, इन सब का एक डिटेल्ड मैनुअल है। हमें मौर्य दरबार के अंदर की जिंदगी की एक दुर्लभ झलक एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के लेखों से मिलती है।
वो लिखते हैं कि सम्राट इतना चौकन्ना रहता था कि खाना खाने से पहले उसके खास नौकर उसे चखते थे और वो कभी भी 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था। इससे उस समय की सत्ता की अनिश्चितता और खतरे का अंदाजा लगता है। मौर्यों में सबसे मशहूर सम्राट थे अशोक, जिनकी कहानी एक क्रूर विजेता से शांति के दूत बनने की है। कलिंग के युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने उनका दिल पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म नाम की एक नैतिक आचार संहिता का प्रचार किया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सहिष्णुता, बड़ों का आदर और अहिंसा का एक यूनिवर्सल मैसेज था। उन्होंने इस संदेश को पत्थर के खंभों पर खुदवाया और अपने दूतों के जरिए इसे सीरिया, मिस्र और श्रीलंका तक पहुंचाया। एक बहुत बड़े साम्राज्य का पतन अक्सर उथल-पुथल लाता है, लेकिन मौर्यों के बाद भारत एक नए और रोमांचक दौर में दाखिल हुआ। ये एक ऐसा समय था जब ये उपमहाद्वीप विचारों, संस्कृतियों और व्यापार के लिए एक ग्लोबल चौराहा बन गया। राजनीतिक नक्शा छोटे छोटे राज्यों में बट गया, लेकिन इसने कुषाणों जैसी नई शक्तियों के लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने न सिर्फ मशहूर सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल किया, बल्कि भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के भी चलाए। ये सिक्के उस समय के फलते फूलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समृद्धि का सबूत थे। व्यापार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं हो रहा था, बल्कि देश के अंदर भी खूब फल फूल रहा था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुराई जैसे शहर कपड़ा बनाने के बड़े केंद्र बन गए। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था, जिसमें कारीगरों और व्यापारियों के अपने संगठन होते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। भारत की शोहरत खासतौर पर बौद्ध धर्म के एक महान केंद्र के तौर पर पूरे एशिया से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को यहाँ खींच लाती थी। फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री हजारों मील का खतरनाक सफर तय करके यहाँ आए। वे बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को देखना चाहते थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते थे और बौद्ध ग्रंथ इकट्ठा करना चाहते थे। उनके लिखे हुए यात्रा विवरण आज हमारे लिए उस समय के भारत को समझने का एक अनमोल खजाना है। तो आखिर में चलिए इस लंबी यात्रा के सार पर विचार करते हैं। ये प्राचीन काल सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, इसकी गूंज आज भी हमारी जिंदगी में सुनाई देती है। चलिए देखते हैं कैसे। प्राचीन भारत की नींव पर ही आधुनिक जीवन की कई इमारतें खड़ी हैं। अर्थशास्त्र में शासन के जो सिद्धांत दिए गए वो आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेलेवेंट है। अशोक के धम्म में सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी की जो बात की गई वो आज भी एक आदर्श है। उस समय की धातु की कारीगरी और वैज्ञानिक सोच ने भविष्य के इनोवेशन के लिए रास्ता बनाया, और उन पुराने व्यापार मार्गों ने ही तो ग्लोबल कनेक्शन की शुरुआत की थी, जो आज हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं। तो जैसे ही हम अपनी ये यात्रा खत्म करते हैं, ये सवाल सोचने लायक है, प्राचीन भारत की वो कौन सी एक देन है जिसका आज हम पर सबसे गहरा असर है? क्या ये शून्य का आविष्कार है जिसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया मुमकिन ही नहीं होती? या फिर अहिंसा का वो दर्शन है जो आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरणा देता है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। अगली बार तक अतीत में झांकते रहिए, क्योंकि वहीं हमारे भविष्य के कई रहस्य छिपे हैं।